हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही बेहतरीन सोनेट लंदन 1802, जिसे लिखा है किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग सोनेट के बारे में जानकारी करते हैं। तो सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन सोनेट? इसमें 14 लाइन होती हैं। फिर इसका जन्म कहाँ हुआ? इटली में हुआ। कहाँ हुआ? इटली में हुआ। अगर कोई पूछे कि सोनेट कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक शेक्सपियरियन सोनेट होता है, एक इटालियन सोनेट होता है। और ये जो इटालियन सोनेट है, इसी का दूसरा नाम है क्या? पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट बोलते हैं। तो इटालियन सोनेट को पॉपुलर किसने किया? पेट्रार्क ने किया। ओके। इसमें एक ऑक्टेव होता है, एक सेस्टेट होता है। ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं, सेस्टेट में 6 लाइनें होती हैं। रीम स्कीम इसका ABAB CD EFF या EGG करके, ये कुल मिलाकर के जो सेस्टेट है, सेस्टेट में 6 लाइनें होती हैं। और रीम स्कीम इसका जो है अलग अलग तरीके से पोइट्स करते रहते हैं। ये साफ साफ लिखा हुआ है, रीम स्कीम वेरीज इन सेस्टेट मेड फेमस बाय पेट्रार्क। यस, इसको जो है फेमस किसने किया? पेट्रार्क ने किया। तो अगला है ये शेक्सपियरियन सोनेट का। जहाँ तक सवाल है, तो एलिजाबेथ, इसी को लोग एलिजाबेथन सोनेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एलिजाबेथन एज में ही शेक्सपियरियन एलिजाबेथन एज में ही ये जो सोनेट है पॉपुलराइज हुआ था। इसी को इंग्लिश सोनेट बोलते हैं और इसी को शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एलिजाबेथन एज में जो सबसे प्रमुख सोनेटियर थे वो कोई और नहीं बल्कि विलियम शेक्सपियर थे। इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे। इटालियन सोनेट का जो सबसे बड़ा कवि अगर कोई था इटालियन सोनेट का, तो वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ। मोर देन 500 सोनेट्स। और इसके अलावा जॉन मिल्टन भी बेहतरीन सोनेटियर थे। यद्यपि इन्होंने बहुत ज़्यादा सोनेट्स नहीं लिखे, इन्होंने 24 सोनेट्स लिखे थे। आगे बढ़ते हैं। सीधा हम लोग अपने टेक्स्ट में आते हैं। तो जहाँ तक इस सोनेट का संबंध है, लंदन 1802, तो ये सोनेट विलियम वर्ड्सवर्थ ने उस परिप्रेक्ष्य में लिखा। इनके समय में इंग्लैंड धार्मिक रूप से, सैन्य शक्ति के रूप में और तरह तरह के करप्शन से युक्त हो गया था। लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे। लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति अनभिज्ञ हो रहे थे। लोगों का ध्यान नहीं था और साहित्य के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा था। और ऐसे में इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन को याद किया और इन्होंने कहा, क्या कहा? इन्होंने कहा कि मिल्टन, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। हे मिल्टन, आपको इस समय होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड हाथ नीड ऑफ दी, क्योंकि इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है।
इन्होंने बताया कि हैमिल्टन, ये जो इंग्लैंड है तरह तरह की बुराइयों से ग्रस्त है और इस समय इंग्लैंड को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप बचा सकते हैं, और इसलिए हैमिल्टन आप आओ और इंग्लैंड को बचाओ। पहली लाइन में कौन सा अलंकार है? तो ये है एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी। फिर इन्होंने कहा सी इज अ फेन। तो सी का इस्तेमाल इन्होंने किसके लिए किया? इंग्लैंड के लिए किया। किसके लिए? इंग्लैंड के लिए किया। इन्होंने कहा क्या कि इंग्लैंड एक दलदल बन गया है। फेन, फेन का मतलब होता है दलदल। कैसे? आप स्टैग्नेंट वाटर, जब किसी स्थान पर पानी जम जाता है तो जमे हुए पानी से दलदल का निर्माण होता है। तो इंग्लैंड में जो लोग थे वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं समझ रहे थे, अपनी प्राचीन संस्कृति सभ्यता पर उनको गर्व नहीं था लोगों को। और उसका कारण था क्योंकि उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ रहा था। लोग अपने धर्म से विभक्त हो रहे, धर्म से हट रहे थे, और इसके अलावा जो सेनाएं थी, सेना कमजोर होती चली जा रही थी, और जो राइटर्स थे वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, उन्हें अपनी प्राचीन संस्कृति पर ही वो उल्टा कमेंट कर रहे थे। तो कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि जो इंग्लैंड है एक दलदल हो गया है। और कैसे? स्टैग्नेंट वाटर, जैसे कि किसी स्थान पर पानी जम जाता है तो दलदल हो जाता है, उसी प्रकार से ये इंग्लैंड भी एक दलदल बन गया है। इन्होंने कहा कि अल्टर, लोग अपने धर्म को भूल रहे हैं, सेनाएं कमजोर हो रही हैं। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब होता है ये सैन्य क्षमता के लिए इस्तेमाल होता है। पेन, और जो साहित्यकार हैं और साहित्य के प्रति भी लोगों का जो रुचि है, लोगों का रुझान है, वो कमजोर होता चला जा रहा है। हायर साइड, और इसके अलावा लोगों का जो घरेलू जीवन है वो भी प्रभावित हो गया है। अब वो जीवन में वो आदर्श नहीं रहे हैं। हीरोइक वेल्थ, और हीरोइक वेल्थ का मतलब ये होता है कि हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बार, इतने पूरे का मतलब हम एक ही शब्दों में समझ लेते हैं। तो क्या होता है हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बार? बार का मतलब होता है महल, मतलब रहने के अच्छे अच्छे स्थान। मतलब कि इस लाइन का जो अर्थ है कि इंग्लैंड में हीरोइक वेल्थ का मतलब ये होता है कि अच्छे और अमीर लोग, अच्छे और अमीर लोग जो महलों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हॉल एंड बार में रहते हैं। इंग्लैंड के अच्छे और अमीर लोग जो महलों में रहते हैं, और वो अपनी वेल्थ का, अपनी धन का, जो अपने धन का प्रयोग कर, धन को क्या करते थे? आगे की लाइन में हम अर्थ निकालते हैं तो एंशिएंट इंग्लिश डॉर ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस, अपनी आंतरिक खुशी के लिए। कौन लोग? इंग्लैंड के अमीर और संपन्न लोग जो महलों में रहते थे, अपनी आंतरिक खुशी के लिए वो दान किया करते थे। लेकिन आज क्या है? उन लोगों ने फॉरफिट कर दिया है, उन लोगों ने दान देना छोड़ दिया है, उन लोगों ने अच्छे कर्मों पर, अच्छे कार्यों के प्रति समर्पण देना बंद कर दिया है। और क्यों? क्योंकि वी आर सेल्फिश मैन, हम लोग स्वार्थी हो गए हैं, हम लोग स्वार्थी हो गए हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखते हैं। कवि ने कहा क्या? इन्होंने कहा कि द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बार, मतलब इंग्लैंड के जो अमीर, इंग्लैंड के अच्छे और अमीर लोग जो
अच्छे अच्छे महलों और भवनों में रहते हैं, वो लोग अपने आंतरिक खुशी के लिए दान देने का काम करते थे। इंग्लैंड के हित में वो दान देते थे, लेकिन उन लोगों ने ये सब करना, समर्पण देना, दान देना उन लोगों ने छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग स्वार्थी हो गए हैं। ओह, अगली लाइन में आप देख सकते हैं, ओह रेज अस अप, कहते हैं हे मिल्टन, हम लोगों को इस दलदल से, रेज अस अप मतलब हम लोगों को इस दलदल से बाहर निकालो, रेज टू अस अगेन, और हम लोगों को पुनः एक बार फिर से, सॉरी, रिटर्न टू अस अगेन, और एक बार फिर से आप हम लोगों के बीच में वापस आ जाओ। ऐसा वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन के लिए कहा। इन्होंने कहा रिटर्न टू अस अगेन, इन्होंने कहा ओ मिल्टन, आई रिक्वेस्ट यू टू कम अगेन, एक बार फिर से आप हम लोगों के बीच में आ जाओ। और करो क्या? और क्या करो? गिव दीजिए अस हमें मैनर्स, हम लोगों को जीने का तरीका सिखाओ। वर्च्यू, हम लोगों के अंदर गुण भरो, यानी हम लोगों को विभिन्न प्रकार के जो क्वालिटीज हैं, जो गुण आपके पास थे, वो गुण हम लोगों को दो। फ्रीडम, हम लोगों को आज़ादी की भावना से भर दो, हम लोगों को ताकत भी देने का काम करो। ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन से अनुरोध किया। इन्होंने कहा ओ रेज अस अप, हम लोगों को इस दलदल से बाहर निकालो, हम लोगों के बीच में वापस आ जाओ, और हमें मैनर दो, हमें अच्छे अच्छे आचरण सिखाओ, गुण दो, फ्रीडम दो, पावर दो। ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ ने अनुरोध किया। इन्होंने फिर आगे क्या कहा? और इन्होंने कहा कि दाऊ साउल वाज लाइक ए स्टार, और जहाँ तक तुम्हारी आत्मा का संबंध है, तो तुम्हारी आत्मा एक तारे की तरह थी। कौन तारा? एक तारे की तरह थी, जो तारा सभी तारों में बिल्कुल अद्भुत होता था, जिसकी चमक सभी तारों से अलग होती थी। यानी आपकी जो आत्मा थी वो एक अद्भुत तारे की तरह थी, और यहाँ पर तुलना की गई है, ठीक है। एंड ड्वेल्ट अपार्ट, और सभी तारों से, सामान्य तारों से अलग रहती थी। आपके चमक ही कुछ और थी, आपका व्यक्तित्व ही कुछ और था। आपके व्यक्तित्व के सामने, आपकी पर्सनालिटी के सामने बहुत से लोग सामान्य से दिखते थे, और आपका व्यक्तित्व अन्य लोगों से बिल्कुल अलग होता था, ड्वेल्ट अपार्ट, अलग रहता था। और दाऊ हैडेस्ट अ वॉइस, और तुम्हारी आवाज़, whose साउंड वाज लाइक द सी, और तुम्हारी आवाज़ जो थी वो समुद्र की तरह थी। जिस तरह से समुद्र की जो गर्जना होती है दूर दूर तक सुनी जाती है, उसी प्रकार से तुम्हारी आवाज़। कौन सी आवाज़? यानी जॉन मिल्टन के वर्क्स की बात हो रही है। जॉन मिल्टन के वर्क्स की बात हो रही है। यहाँ पर जॉन मिल्टन कहते हैं कि, सॉरी, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हे मिल्टन, तुम्हारी आवाज़ समुद्र की आवाज़ की तरह थी। जिस तरह से समुद्र की आवाज़ को दूर दूर तक सुना जा सकता है और उसका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है, उसी प्रकार से आपकी भी आवाज़ थी। आपकी आवाज़ लोग सुनते थे, आपकी रचनाओं को लोग पढ़ते थे, और आपका प्रभाव दूर दूर तक, पूरे इंग्लैंड ही नहीं पूरे विश्व में लोगों पर पड़ता था। लोग आपके विचारों से प्रभावित होते थे, और जो आपके प्योर एज द नेक्ड हेवन, और आपके जो विचार थे, आपकी जो आवाज़ थी ना, और इसके अलावा आपकी जो आवाज़ थी और आपके जो विचार थे ना, वो बिल्कुल साफ आसमान की तरह थे। जिस प्रकार से वो नीला आसमान होता है और उस नीले आसमान में तारे टिमटिमाया करते हैं, उसी प्रकार से आपके विचार थे। और आपके विचार, आपकी सोच हर जगह पर प्रभावशाली रहती थी,
और लोगों के बीच में उसका एक अपना इन्फ्लुएंस होता था। आपके विचार मैजेस्टिक होते थे, शानदार होते थे, फ्री और स्वतंत्र होते थे, यानी किसी प्रकार के बंधन में नहीं होते थे। हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के बाउंडेशन से दूर रहते थे। आपके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता था। हैमिल्टन इसलिए पोइट और आगे कहता है, सो डिड यू ट्रैवल, और इसलिए तुम ट्रैवल का मतलब है जीवन की यात्रा। ट्रैवल का मतलब होता है जीवन की यात्रा। और हैमिल्टन, सो डिड दाउ ट्रैवल, आपने अपने जीवन की यात्रा को पूरा किया। ट्रैवल ऑन लाइफ कॉमन वे, बहुत ही सामान्य तरीके से। यद्यपि आपका व्यक्तित्व सबसे अलग था, यू वर ऑन टॉप, लेकिन आपने अपने जीवन को बहुत सामान्य तरीके से जिया, और ये आप सभी लोग जानते हैं। और इन चीयरफुल गॉड लाइनेस, और इतने खुशी पूर्वक आपने अपने जीवन को जिया जैसे कि देवी देवता। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ जॉन मिल्टन की तुलना भगवान से करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से ईश्वर हर परिस्थिति में खुश रहता है, उसी तरह हर परिस्थिति में, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में आप प्रसन्न होकर के आनंद के साथ अपने जीवन को आपने जिया है। और यट दाई हार्ट, और यहाँ तक कि आपका जो हृदय है ना, आपका हृदय हमेशा तैयार रहता था लॉलेस टू ड्यूटी हर सेल्फ डिडले, यानी छोटे से छोटे काम को करने के लिए आपका हृदय हमेशा तत्पर रहता था, और आप अपनी जिम्मेवारियों से कभी पीछे नहीं हटते थे। और यही होता है एक महान व्यक्तित्व का प्रतीक, एक महान व्यक्तित्व के लक्षण, कि छोटे छोटे कार्यों को भी जब आप बिना किसी गलती के, बिना किसी फॉल्ट के जब पूरा करते हैं, तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व महान होता चला जाता है, उच्चतम स्तर को प्राप्त करता चला जाता है। तो यहाँ पर पोइट ने कहा कि आप छोटे से छोटे कार्य, किसी भी काम को आपने कभी छोटा नहीं समझा। यद्यपि वर्ग छोटा रहा होगा, लेकिन आपने उसको छोटा नहीं समझा, और यही कारण है कि आपने हर प्रकार के जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट ही नहीं, उसको सफलतापूर्वक आपने पूरा किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका कौन सा अलंकार है? शिमली है। यहाँ पर आपका शिमली है। सी इज अ फेन, यहाँ पर दलदल मान लिया गया किसको? इंग्लैंड को। तो क्या है? मेटाफर है, क्योंकि मेटाफर में आप जानते हैं किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही मान लिया जाता है, और सिंपली में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु की तरह मान लिया जाता है। ओके, और आगे थोड़ा देख लेते हैं, और एक्सप्लेन तो मैंने आपका क्लियर करा ही दिया है लगभग, और इसमें बहुत कुछ बताने के लिए शेष नहीं है फिलहाल। तो ये तो आप जानते ही हैं कि इसका रीम स्कीम थोड़ा आपको याद करना है, थोड़ा अलग है। AB, ABBA, CDD आप समझ सकते हैं, और ECE, CDD, ECE। आइए देखते हैं कैसे रीम स्कीम कैसे बन रहा है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं बस। फ्रेंड्स, देखते हैं, R को हमने A दे दिया, क्या नाम दे दिया? A, और फेन को हमने दे दिया B। पेन क्या R से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो फेन से तो मिल ही रहा है, फेन, पेन, फेन, पेन, तो इसको फिर हमने दे दिया B, और बार R, तो इसको दे दिया A। तो क्या बना? ABBA, फिर डार R, ये भी A, मेन, फेन, यस, ये B बन रहा है।
और अगेन ये भी आपका बी ही है, और पार ये भी आपका ए है। तो रीम स्कीम क्या बना? ए बी बी ए, ए बी बी ए। फिर ए और बी से नहीं मिल रहा, क्या? सी। ये नहीं मिल रहा तो इसको हमने सी दे दिया। और फ्री ना तो ए से मिल रहा है, ना बी से, और ना सी से, तो इसको हमने दे दिया डी। और सी डी, अरे तेरा, यस, सी इसको हम देंगे अपार्ट, ये भूल गए थे। सी डी डी। और इसके बाद वे ना तो आर से मिल रहा है, ना फैन से मिल रहा है, और ना अपार्ट से मिल रहा है, और ना सी से मिल रहा है। तो इसको हम दे देंगे, वे को हमने दे दिया ई। और हर्ट और अपार्ट ये मिल रहा है, तो ये बनेगा सी। और ले भी है ई। तो रीम स्कीम क्या बना? तो रीम स्कीम बन गया ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी डी, और ई सी ई। तो फ्रेंड्स, आई होप ये सोनेट आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर सोनेट समझ में आ गई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।